subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon so that you will never miss any video updation from Sairam IAS. And join the official Telegram channel of Sairam IAS for PDF updation. Hello everyone, welcome to Sairam IAS. In this particular video, हम OPSC, that is Odisha Public Service Commission, और popularly known as OAS, जो 27 अगस्त 2021 को पेपर हुआ था ना, जीएस पेपर 1 का, वो क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगर क्वेश्चन के ट्रेंड के हिसाब से देखें, सब्जेक्ट वाइज पॉलिटी से 16 क्वेश्चन पूछे गए थे, एनवायरमेंट से 9 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 9 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स एंड अदर्स से 19 क्वेश्चन, हिस्ट्री जिसके अंदर एंशियंट, मेडिवल एंड जो मॉडर्न है, ये तीनों मिलाकर टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए? 15 क्वेश्चन। टोटल ज्योग्राफी से 14 क्वेश्चन है और जनरल साइंस से 18 क्वेश्चन। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम फर्स्ट पॉलिटी के जो क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन, वो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सेट ए ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 से दैट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज मेड एन यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम। हमें पता है 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट में बिल पास हुआ था और इसके 86 डेज बाद, आफ्टर 86 डेज, जम्मू एंड कश्मीर को जो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, एक स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरी, वन इज जम्मू एंड कश्मीर एंड अनदर इज लद्दाख। और ये कब इफेक्ट में आए थे? इसके 86 डेज बाद। दैट मीन्स 5 अगस्त से अगर हम 86 डेज ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 31 अक्टूबर 2019। तो यहाँ पर लिखा हुआ द सेंटर विल बी in the direct control of the police and law and order in Jammu and Kashmir from Thursday, October 31st, 2019. So the answer will be D. Question number 13 says that the protest movement organized at Shahin Bagh in Delhi from 14th December 2019 to 24th March 2020. हमें पता है 22nd of March को ड्यू टू COVID-19 लॉकडाउन हो गया था, और इससे पहले जो न्यूज़ सुर्खियों में था वो किससे रिलेटेड था? हमें पता है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एंड नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ये बार बार सुर्खियों में था, जिसकी वजह से शाहीन बाग दिल्ली में बार बार प्रोटेस्ट हो रहा था। सो आप ऑप्शन के हिसाब से देखोगे, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 ये नहीं हो सकता, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 ये नहीं हो सकता, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो अभी हमने देखा कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो था, इसकी वजह से दिल्ली में जो शाहीन बाग था, इस जगह पर प्रोटेस्ट हो रहा था बार बार। तो द आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 43 सेज दैट द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एनश्राइन्ड इन इट्स प्रीएम्बल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, दैट इज डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स एंड 7th शेड्यूल। अगर डीपीएस की भी बात करें, डीपीएस के अंदर हमने ऑफलाइन क्लास में हमने 3 प्रिंसिपल देखा था। 1 इज सोशल प्रिंसिपल, 2nd इज गांधीयन प्रिंसिपल एंड 3rd इज लिबरल इंटेलेक्चुअल। और इसी सोशल प्रिंसिपल में हमने क्या देखा था कि द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ सोशल प्रिंसिपल इज रिफ्लेक्ट द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म। सोशलिज्म का आइडियोलॉजी रिफ्लेक्ट करता क्या है इसमें? सोशल प्रिंसिपल में। और इस सोशल प्रिंसिपल जो सोशलिज्म है, ये क्या फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है? डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट। एंड दिस democratic socialist state, the aim of democratic socialist state to providing social and economic justice and set the path toward the welfare state। ये चीज हमने लक्ष्मीकांत में कितने बार डिस्कस कर चुके हैं। एंड दे डायरेक्ट द स्टेट, क्या करेगा? आर्टिकल 38 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है, the state to promote the welfare of the people by securing a social order permeated by justice,
social, economic and political and minimize inequality in the income status. ये आर्टिकल 38 भी कहता है. सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डीपीएसपी डायरेक्ट, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. Question number 44 says that who, as per the provision of the Indian Constitution, declares an area as a scheduled area. लक्ष्मीकांत के अंदर शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइबल एरिया क्या जब आप डिस्कस करोगे इस चैप्टर में, हमने डिस्कस किया था, उसके अंदर हमने फिफ्थ शेड्यूल के बारे में डिस्कस किया था. एंड एज पर फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट सेज दैट द प्रेसिडेंट of India is empowered to declare any area to be declared scheduled area, and he can also increase or decrease. As per fifth schedule of the Indian Constitution, President can increase or decrease and alter the boundary of an area. So the answer will be President of India. Next question says that the concurrent list in the Indian Constitution or Constitution of India was adopted from. ये जो concurrent list है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो कहाँ से हमने अडॉप्ट किया है? स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड फ्रांस. हमें ये पता है, अगर मैं एलिमिनेशन मेथड से अप्लाई करूँ यहाँ पर, फ्रांस से हमने क्या लाया था, क्या अडॉप्ट किया था? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी. सो हमें पता है कि ये तो नहीं हो सकता. कनाडा से क्या लेके आया था? कनाडा से हमने क्या अडॉप्ट किया था? फेडरेशन, एंड फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर. और क्या अडॉप्ट किया था कनाडा से? पावर इन सेंटर अपॉइंटेड द स्टेट गवर्नर. स्टेट गवर्नर को कौन अपॉइंट करेगा? सेंटर अपॉइंट करेगा. ये भी हमने कहां से अडॉप्ट किया था? कनाडा से. सो ये भी नहीं हो सकता. आंसर सी, ऑप्शन सी कट जाएगा, डी कट जाएगा. आंसर विल बी ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया से हमने कंकरेंट लिस्ट एडॉप्ट किया था, और इस कंकरेंट लिस्ट के तहत हमें पता था 3 लिस्ट इसके अंदर आता है. एक क्या होगा? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. तो ये जो 3 लिस्ट है हमने कहां से अडॉप्ट किया था? ऑस्ट्रेलिया से. तो द आंसर विल बी ऑस्ट्रेलिया. क्वेश्चन 46 ये कहता है विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट्स पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट. ऑप्शन ए फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, सी सिक्स शेड्यूल एंड डी सेवेंथ शेड्यूल. हमें ये पता है कि फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? नेम ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी. सेकेंड शेड्यूल क्या कहता है? प्रोविजन रिलेटिंग टू द इमोल्यूमेंट्स, अलावेंस, प्रिविलेज एंड सो ऑन ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर एक्सेट्रा. सो फर्स्ट शेड्यूल नहीं हो सकता, सेकेंड शेड्यूल नहीं हो सकता. अब बचा क्या? सिक्स शेड्यूल. सिक्स शेड्यूल हमें ये पता है, सिक्स शेड्यूल किसके रिगार्डिंग बात करता है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ. तो सिक्स शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया ऑफ AMTM ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन. एंड नॉर्थ ईस्ट में AMTM मीन्स आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम. एंड बचा क्या है? सेवेंथ शेड्यूल. सेवेंथ शेड्यूल क्या कहता है? डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट. एंड जिसके अंदर 3 लिस्ट सेवेंथ शेड्यूल के अंदर है. लिस्ट 1 क्या कहता है? यूनियन लिस्ट. लिस्ट 2 क्या कहता है? स्टेट लिस्ट की बात करता है. एंड लिस्ट 3 किसकी बात करता है? कंकरेंट लिस्ट की बात करता है. तो द आंसर विल बी डी सेवेंथ शेड्यूल. सेवेंथ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट द पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट.
क्वेश्चन नंबर 47 से दैट मंडामस इज रिट्स इशूड बाय एपेक्स कोर्ट। ये मंडामस जो है कंसेप्ट हमने किसके अंदर देखा था? रिट्स के अंदर देखा था, जो फंडामेंटल राइट्स के अंदर हमने पढ़ा था। और इसके अंदर हमने देखा था मंडामस मीन्स वी कमांड, ये कमांड करना। अभी कमांड देना मतलब जो हायर अथॉरिटी है, जो हायर जुडिशियरी है, वो किसको कमांड देगा? लोअर जुडिशियरी को कमांड देगा। क्या? लीगल परफॉर्मेंस ड्यूटी, लीगल ड्यूटी जो वो परफॉर्म करने के लिए। सो ऑप्शन के हिसाब से देखें, आस्किंग ए पब्लिक ऑफिशियल और एनी अथॉरिटी टू परफॉर्म लीगल ड्यूटीज, ये तो ऑप्शन चलो ठीक है मैच कर रहा है। आगे देखते हैं ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि आस्किंग ए पर्सन हु हैज डिटेन्ड एनी अदर पर्सन टू अपियर बिफोर कोर्ट। ये जो डिटेन वाला कंसेप्ट है हमने किसके अंदर देखा था? टू हैव ए बॉडी। टू हैव ए बॉडी मीन्स हेबियस कर्पस, हेबियस कर्पस आप इशू कर सकते हैं टू हैव ए बॉडी। तो ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन सी नहीं होगा। इंक्वायरिंग इनटू लीगलिटी ऑफ क्लेम एनी पर्सन ऑफ पब्लिक ऑफिस, ये भी नहीं होगा। अगेंस्ट एनी लोअर कोर्ट, नॉट टू एनी एक्ट एक्सेस देयर जुरिडिक्शन, ये भी हमने देखा था किसके अंदर? तो ये हमने देखा कि इसमें सर्चोरारी जो रेट्स था उसके अंदर देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन से दैट क्वेश्चन नंबर 48, अ मनी बिल कैनॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट विदाउट द कंसेंट ऑफ। कि जब पार्लियामेंट में मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में, तो किसकी परमिशन लिया जाता है? बट क्वेश्चन यहां पर ऑप्शन के हिसाब से अगर देखें, फर्स्ट कह रहे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिसका कोई रोल नहीं रहता। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ये भी नहीं रहता है। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है, तो इसका भी नहीं होता। अब यहां पर क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि कैनॉट इंट्रोड्यूस्ड, अगर मनी बिल को इंट्रोड्यूस करना है लोकसभा में, तो इसके लिए परमिशन कंसेंट किसकी जरूरत है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन अगर स्पीकर ऑफ लोकसभा है, और स्पीकर ऑफ लोकसभा का क्या काम है? इसका काम है डिसाइड करना वेदर द बिल इज मनी बिल और नॉट, मनी बिल और नॉट। ये डिसीजन लेना किसका काम है? स्पीकर ऑफ लोकसभा का काम है। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिबेटेबल है कि मनी बिल कैनॉट बी इंट्रोड्यूस। अगर यहाँ पर अगर ऑप्शन होता प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो आंसर प्रेसिडेंट हो जाता है। लेकिन इंट्रोड्यूस है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि इंट्रोड्यूस क्यों किया गया। इसका अंदर डिसाइड होना चाहिए यहाँ पर कि who decide the money bill, who decide the bill is money bill or not. The next question is question number 49. It says the first state in India which was created on linguistic basis. कि linguistic basis पे इंडिया में कौन सा पहला स्टेट है जो क्रिएट किया गया था? हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था 1966 में, सो ये तो नहीं हो सकता। गुजरात अलग हुआ था महाराष्ट्र से, और ये कब हुआ था? 1960 में, सो ये भी नहीं हो सकता है। अब बचा केरला और आंध्र प्रदेश। हमें पता है आंध्र प्रदेश जो था 1956 में फर्स्ट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक इसको से अलग किया गया था, और इसके लिए 3 मेंबर ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बैठाया गया था, जिसका चेयरमैन था कौन? फजल अली कमीशन। तो जिसके चेयरमैन थे फजल अली कमीशन। तो द आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल बिटवीन द एज 6 and 14 years of age has been included as fundamental rights in the year. फंडामेंटल राइट्स में हमने पढ़ा था 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और ये कब आया था? 2002 में। सो द आंसर विल बी सी। एंड आर्टिकल 21A of the Indian Constitution declare that states shall provide free and compulsory education to all children the age between 6 to 14. So ये कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा अमेंडमेंट, ये जो आर्टिकल 21 है, ये कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुआ था? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट
2002. So answer will be C. Question number 52. The All India Whip Conference is organized by option A Minister of Parliament, option B Chief Minister of State, option C Speaker of Lok Sabha and option D Vice President of India. हमें पता वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं, तो ये नहीं हो सकते. स्पीकर ऑफ लोकसभा व्हिप कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज नहीं करते. व्हिप कॉन्फ्रेंस क्या है? एक आप कह सकते हो इट इज काइंड ऑफ फ्लोर लीडर or assistant floor leader, and this assistant floor leader appointed by the political party, and the main work of this floor leader to ensure attendance of party members. So party members means both MP at parliament and MLA at state legislative assembly. So member of parliament affairs is the right answer. Next question. The purpose of Uniform Civil Code incorporated in Article 44 of the Indian Constitution is for national, option A national security, option B cultural integration, option C national unity and option D welfare of minority. So national security and cultural integration को अगर हम एलिमिनेट कर देंगे बचा वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटी एंड नेशनल यूनिटी. अब आर्टिकल 44 क्या कहता है अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमने देखा था डीपीएसपी में, और जो हमने 3 प्रिंसिपल देखा था जिसके अंदर लास्ट क्या था, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल. और इसके अंदर आर्टिकल 44 ये कहते हैं टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन और यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री. यहाँ पर दैट मीन्स जो भी लॉ बनेगा, जो भी कानून बनेगी किसके लिए, वो सभी के लिए बराबर होगा. तो ये क्या इंश्योर करता है? इट इंश्योर नेशनल यूनिटी ऑफ द कंट्री. So the answer will be C. Question number 55 says keeping control over delegated legislation is power of. Delegated legislation को कंट्रोल करने के लिए किसके पास पावर है? अगर 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट के डिस्कस करेंगे, बात करें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. तो लॉ मेकिंग प्रोसेस का काम किसका है? लेजिस्लेटर का. और इस लेजिस्लेशन में कौन आएगा? पार्लियामेंट, दैट इज जिसके पावर है लोकसभा. So answer would be B. Question number 56 says that governing council of Niti Aayog comprises of A Prime Minister and all chief ministers. हमें पता है नीति आयोग का जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं. ठीक है, ऑप्शन ए को हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं. चीफ मिनिस्टर एंड एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट. ये एक्सपर्ट स्पेशलिटी तो हमने देखा नहीं था, हाँ है, लेकिन ये प्रॉपर आंसर नहीं है क्योंकि इसके अंदर हमें पता है कि चीफ मिनिस्टर के साथ दैट मीन्स जितने भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर होंगे वो, और साथ में जो ड्यूटी का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे वो भी किसके अंदर आते हैं? नीति आयोग के अंदर आते हैं. सो ऑल चीफ मिनिस्टर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूनियन टेरिटरी ये आएंगे. चीफ मिनिस्टर एंड यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ये तो नहीं आएंगे. तो अगर प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन ऑफ नीति आयोग कहता तो प्राइम मिनिस्टर आंसर होता, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग कंप्राइज ऑफ जितने भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर वो होंगे और साथ में जो यूनियन टेरिटरी के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे वो. तो द आंसर विल बी सी. और यहाँ पर लिखा हुआ देखो नीति आयोग के अगर साइड पे जाएंगे तो लिखा हुआ है यहाँ पर गवर्निंग काउंसिल कंप्राइज ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी. सो द आंसर विल बी सी. Question number 57 says that the chairman of Zonal Council in India is option A Finance Minister, option B Chairman of Rajya Sabha, option C Union Home Minister and D Speaker of Lok Sabha. जोनल काउंसिल का अगर आप एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करोगे, जोनल काउंसिल में फाइनेंस मिनिस्टर का कोई रोल नहीं रहता, तो ये चेयरमैन नहीं हो सकता. स्पीकर ऑफ लोकसभा, जब वो लोकसभा का स्पीकर है वो जोनल काउंसिल में कैसे चेयरमैन बन जाएगा? ये भी नहीं हो सकता. चेयरमैन ऑफ राज्यसभा सेम एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं, क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं. तो ये भी अगर एलिमिनेट कर देंगे तो बचा क्या? यूनियन होम मिनिस्टर. तो यहाँ पर अगर जोनल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साइड में जाओगे तो लिखा हुआ क्या? चेयरमैन. द यूनियन होम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ ईच ऑफ दिस काउंसिल. जैसे कि जोनल काउंसिल में जैसे कि नॉर्थ जोनल काउंसिल, साउथ जोनल काउंसिल, ईस्ट, वेस्ट, एक नॉर्थ ईस्ट होता है जोनल काउंसिल और एक होता है सेंट्रल जोनल काउंसिल. सो इनका जो चेयरमैन होते हैं वो
यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं. सो आंसर ऑप्शन विल बी सी. एंड द 70 लास्ट वन क्वेश्चन, द इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी इज व्हिच टाइप ऑफ बॉडी. हमने पॉलिटी में 3 टाइप्स ऑफ बॉडी पढ़ा था, जिसके अंदर हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और हमने देखा था स्टैट्यूटरी बॉडी. सो स्टैट्यूटरी बॉडी मीन्स क्या है कि जिसके लिए कोई एक्ट बनी हो, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसके लिए कोई आर्टिकल रेस्पॉन्सिबल हो. ठीक है. सो जब तक एक्ट नहीं बनेगा, तो उसकी जब तक किसी बॉडी का एक्ट नहीं बनेगा तो वो रेगुलेट कैसे करेगा. सिंपल सोच के देखिए. सो इंश्योरेंस रेगुलेटर डेवलपमेंट अथॉरिटी मीन्स क्या है, यहाँ पर एक स्टैट्यूटरी बॉडी है. और यहाँ पर आप देखोगे लिखा हुआ इनके साइड में, इंश्योरेंस रेगुलेटर डेवलपमेंट अथॉरिटी इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी set up for the protecting the interest of a policyholder and regulating, promoting and ensuring orderly growth of insurance industry in India. So इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिया. इस वीडियो में इतने डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच.